अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक सवाल जो कई लोग पूछ रहे हैं और लोगों के ज़हन में चल रहा है, जो ख़ास तौर पे मार्केट में इन्वेस्टेड है, कि क्या मार्केट क्रैश हो जाएगी या बस कुछ ही दिन में होने वाली है या फिर कब होगी? ये सवाल बहुत ज़्यादा लोगों के ज़हन में है। तो आप लोग उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ भी यूट्यूब पे या भी देखे होंगे या कुछ आर्टिकल्स उसके बारे में पढ़े होंगे। तो हर कोई अपने-अपने हिसाब से अपने इस पे आपको राय दे रहा है। आपको डिफरेंट-डिफरेंट इसके ऊपर ओपिनियंस मिल जाएँगे। कोई आपको ये बोलेगा कि भाई डेफ़िनेटली वो बस कुछ ही दिन में कम होने वाली है, गिरने वाली है, क्रैश होने वाली है। कोई आपको ये कहता हुआ मिलेगा कि नहीं भई अभी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन चलने वाला है। तो जैसे-जैसे जिसकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से हम लोग अपनी-अपनी राय देते रहते हैं। तो शुरू से भी ऐसे ही होता आया है। ख़ासतौर पर स्टॉक मार्केट के लिए तो बहुत ज़्यादा लोग डिफरेंट-डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं। तो इस बार चूँकि बहुत ज़्यादा बुल रन चल रहा है बहुत दिनों से, तो इसलिए ये सवाल ज़्यादा मीडिया में भी आ रहा है, लोगों के ज़हन में भी आ रहा है और अक्सर लोग इस तरह से सवाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो स्टॉक मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, चाहे अपनी कंट्री का हो या किसी भी कंट्री का हो, वो इसी तरीके से मतलब उसी बेसिस पे बना है कि इसमें हमेशा आपको अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। लेकिन जो क्रैश वर्ड है, वो बहुत ही कम देखने में आता है। जैसे कि 2008 में लेमन ब्रदर्स जब यूएस में एक क्रैश हुआ था, तब उसके बेसिस पे हमारे पास भी इंडिया में भी स्टॉक मार्केट अच्छी खासी गिर गई थी, तकरीबन 50-60% के आसपास गिर गई थी। तो ऐसा आपको बहुत ही डिकेड्स में एक बार देखने को मिलता है और जब ये होता है तो आपको ऑफ कोर्स अच्छी से ज़्यादा शेयर्स होते हैं वो बहुत अंडर वैल्यूड होते हैं, तो फिर नए-नए इन्वेस्टर्स आते हैं या फिर पुराने इन्वेस्टर्स जो पैसे रखे हुए थे इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा उससे आगे चल के रिटर्न्स कमाते हैं। लेकिन ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रैश हर डिकेड में मिल जाए क्या या एवरी 2 डिकेड्स में मिल जाए। तो वो 2008 में हुआ था, लेमन ब्रदर्स की वजह से सब प्राइम क्राइसिस जिसे हम कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स में। उसमें ये हुआ था कि पर्टिकुलरली यूएस में लोन्स बहुत ज़्यादा देने लगे थे एक ही घर के पीछे। यानी कि आप एक घर के पीछे आप लोन्स लेते जाएँगे, उसको मॉर्टगेज बनाएँगे और उसके बेसिस पे कई लोन्स लेते जाएँगे और उसके प्रॉपर उसकी ना चेकिंग हो रही थी, ना कोई तरीके से कोई प्रॉपर उसका ऑडिट ट्रायल था। तो बहुत सारे इसमें खामियाँ और कमियाँ थी, जिसके बेसिस पे वो एक बबल की तरह था, तो वो बस्ट हो गया। लेकिन इस को बबल कहना, इस बार की जो मार्केट इसको बबल कहना, उसमें कुछ चेंजेस हैं लास्ट टाइम से। ये बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह नहीं है कि मतलब कोई बेसिस नहीं है जिसके बेसिस पे चलता जा रहा है। यहाँ पे बेसिस ये है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा आगे चलेगी क्योंकि इकोनॉमी आगे चल के अच्छी होने वाली है। ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैकेजेस मिल रहे हैं और कंपनीज़ को, कॉर्पोरेट्स को टैक्स रेट्स कम होते जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम होते जा रहे हैं और बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और आप ओवरऑल लेवल पे भी देखें अपने कंट्री में भी, हम पहले देखा करते थे कि बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्टिक एंड प्लस सोशलिस्टिक 2 किस्म के पॉलिसीज़ मिला करके बजट वगैरह आया करता था। लेकिन अगर आप रिसेंट बजट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट्स को फ़ायदा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ों को अगर आप सामने रखें तो आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी जो हैं, बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट्स को अच्छा फ़ेवर कर रही हैं, जिसकी वज़ह से भी आपका उसका असर आपको इक्विटी मार्केट में दिख रहा है। और उसके अलावा आप ये देखें कि यूएस में जो फेड कहलाता है, यानी कि यहाँ की तरह इंडिया में जो आरबीआई है, उसी तरीके से यूएस में फेड फेडरेशन रिजर्व होता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा स्टिमुलस पैकेजेस जो बार-बार अपनी कंट्री को बूस्ट करने के लिए इकोनॉमी को लेके आ रहा है, उसका सारा जो पैसा आ रहा है वो स्टॉक मार्केट में जा रहा है। अब स्टॉक मार्केट में जा रहा है इसलिए है क्योंकि दूसरे कोई और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स इतने अट्रैक्टिव है नहीं फिल वक़्त इस मार्केट में। अगर आप बॉन्ड मार्केट को देखें, तो बॉन्ड बॉन्ड मार्केट यानी कि जहाँ पे डेट पे आप पैसा लगाते हैं, बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, आपको फिक्स्ड रिटर्न्स उसके पीछे मिलते हैं। तो आपको तकरीबन 5% के आसपास बॉन्ड मार्केट का भी रेट चल रहा है ऑन एन एवरेज और आपको एफडी में देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 6% मिल जाएगा और वही आप नॉर्मल बैंक में पैसा रखें तो सेविंग अकाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट ईयर एंड पे आता है, वो तकरीबन आपके पास 4% होगा, 4.5% होगा। चूँकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमीज़ को बूस्ट करना था, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स कम से कम कर दिए गए हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में 0% पे भी लेके आए हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और कहीं-कहीं बीच में टेम्परेरी माइनस इंटरेस्ट रेट भी हो गए थे। तो आपको बॉन्ड मार्केट भी उतना अभी अट्रैक्टिव है नहीं और आप इक्विटी मार्केट देखेंगे तो आपको तो पता ही है कि खुद अगर हम निफ्टी का एग्जांपल लें, तो तकरीबन 10-11 हज़ार से वो आज 17,000 पे 1 साल के अंदर।
और अगर थोड़ा हम पीछे जाएँ तो जब कोरोना का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा था, मार्च में जब मार्केट क्रैश हुआ था, तब तो निफ्टी 7,000 पे आ चुका था। तो अगर उससे आज कंपेयर करें तो 10,000 पॉइंट्स बढ़ गए हैं, यानी कि जितना निफ्टी उस वक़्त था उससे डबल से भी ज़्यादा हो गया है, 7,000 से 17,000 हो गया है और आगे भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि क्रैश कब आएगा, डेफ़िनिटली क्रैशेस आते रहेंगे, छोटे-मोटे अप एंड डाउन्स होते रहेंगे। लेकिन अगर आप उसी के इंतज़ार में बैठेंगे कि क्रैश आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो वो बहुत सही डिसीज़न या कोई इन्फॉर्म्ड डिसीज़न नहीं है। अगर आप ऐसे ही अगर आप पिछले 2-3 साल में भी देखें, मार्केट तभी भी आपको एक्सपेंसिव लगता था, रेट्स भी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगते थे। अब ऑफ कोर्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, नो डाउट, लेकिन ये नहीं कहा सकता कि मतलब इससे आगे और नहीं बढ़ सकता। और भी बढ़ने के चांसेस हैं और जब तक कोई मेजर इवेंट ना हो जाए, तब तक कोई दूसरा अल्टरनेटिव ना आ जाए, तब तक ये इक्विटी मार्केट ऐसे ही चलते रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कि मैंने बॉन्ड मार्केट का कहा, आपको एग्ज़ाम्पल दिया। सेकंड, अगर आप गोल्ड मार्केट देखें तो एक नई रिपोर्ट जो अभी लास्ट वीक आई है, उसके हिसाब से पूरी वर्ल्ड में गोल्ड में जितना इन्वेस्टमेंट होता था, उससे तकरीबन 60% इन्वेस्टमेंट कम हुआ है इस साल कंपेयर टू लास्ट ईयर। और गोल्ड अगर एज़ सच आप खरीदते हैं, खरीद के रखते हैं घर में और बाद में उसको यूज़ करते हैं या फिर अपनी शादियों के लिए यूज़ करते हैं, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप गोल्ड लेते हैं और बाद में उसको निकालते हैं, तो फिर आपको आपको पता है कि गोल्ड की प्योरिटी के हिसाब से आपको पूरा पैसा नहीं मिलते, कि अच्छा खासा उसका परसेंटेज कम हो जाता है। जब आप गोल्ड बनाते हैं तो मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं। अगर आप गोल्ड एज़ सच ले रहे हैं, तो वो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट्स हाइली लिक्विड नहीं कहलाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उसमें आपको रिटर्न्स मिलने की उम्मीद कम है, मेकिंग चार्जेस की वजह से और प्योरिटी की वजह से। लेकिन अगर आप उसको स्टॉक मार्केट पे खरीदते हैं, क्योंकि उसके भी गोल्ड बैकअप किए हुए फंड्स मिलते हैं आपको, जिसको ईटीएफ कहते हैं। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ईज़िली लिक्विड होता है, आप उसको खरीद सकते हैं, उसकी यूनिट्स गोल्ड के, और उसको बेच सकते हैं। उसमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन वो उसी ईटीएफ की मैं बात कर रहा हूँ कि वो 60% लास्ट ईयर से कम हो गए हैं। तो इन्वेस्टर्स को भी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, ज़्यादा फ्यूचर उनको उसमें भी नहीं लग रहा है। कोई कोई रियल गोल्ड खरीद के रख सकता है और घर में रखा हुआ है, तो वो गलत चीज़ है। उसको बाजू हटाते हुए अगर आप सिर्फ मार्केट में देखें, तो ईटीएफ फंड्स में देखें, तो वो 60% उसका भी इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर से कम हो गया है। इसी तरह से आप रियल एस्टेट देखेंगे तो रियल एस्टेट भी ऑलरेडी एक एक्सपेंसिव मार्केट ही है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा लिक्विड नहीं है जितनी ज़्यादा आपके पास स्टॉक मार्केट लिक्विड है। और रियल एस्टेट में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी जिसके पास मतलब ज़्यादा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग डेफिनिटली इसमें कीप ऑन इन्वेस्टिंग। लेकिन एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो सबसे ज़्यादा ईज़िली एक्सेसिबल और ज़्यादा हाईली लिक्विड, कभी भी आप बेच के निकल सकते हैं, और जो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करता है। अब फॉर एग्जांपल आप एक शेयर ले लो, अगर वो आपको 5% रिटर्न देता है, एक ही हफ्ते में, सपोज़ 1 या 2 हफ्ते में खरीदने के बाद, तो उतना ही पैसा अगर आपके पास बैंक में रखा होता था, वो पूरे 1 साल के बाद में आपको मिलता। मैं फिलहाल हराम-हलाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको मार्केट के अंडरस्टैंडिंग के लिहाज़ से बात कर रहा हूँ। तो और उस हिसाब से देखा जाए, तो आपको वो पैसा जो 1 साल में मिलता है बैंक में रखने से, वो आपको 1 हफ्ते में मिल सकता है। बाय चांस अगर आप अच्छे से स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और अच्छे से आपने इसके पीछे स्टडी की है और आपने इसका फ्लक्चुएशंस देख करके इसको अंडरस्टैंडिंग करके अच्छे से सही डिसीजन लिया है, तो आपको हो सकता है 1 हफ्ते में मिल जाए, 1 महीने में मिल जाए, 2 महीने में मिल जाए। फिर वो पैसा आप निकाल के कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या पोजिशनल इन्वेस्टर हो तो। देखिए, वही अगर आप लॉन्ग टर्म में रखेंगे, वही अगर आप बैंक में रखेंगे, तो आपको फिर 1 साल लग जाएगा उस चीज़ को कमाने के लिए। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो इक्विटी मार्केट है। ये किसी भी कंट्री के लिए इक्विटी मार्केट इस लिहाज से देखा जाए तो अट्रैक्टिव होगी। इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको पी रेशियो इतने बढ़ के दिखते हैं, यानी कि पी रेशियो मतलब जो हम प्राइस देते हैं अर्निंग्स के लिए, यानी कि ₹1 कोई कंपनी कमा रहा हो, तो मैं उसके लिए सपोज़ उसका पी रेशियो 10 है, तो उसका मतलब ये है कि मैं ₹10 देने के लिए तैयार हूँ, वो एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जो ₹1 कमाती है हर साल। तो यहाँ पे जितना पी रेशियो बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा आपका स्टॉक मार्केट में के प्राइसेस बढ़ते जाएँगे, और वो होगा आपके फ्यूचर अर्निंग्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे लोगों में इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है इक्विटी मार्केट में, और खासतौर पे इंडिया में, कि यहाँ पे डेफिनिटली बिज़नेस है अच्छा, और आगे चल के अच्छा करेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इसमें भी इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। और इंडियन मार्केट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी मार्केट है कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ खराब से खराब गवर्नमेंट भी हो, तब भी ये अच्छा खासा आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक ग्रोथ दिखा सकती है। तो इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों के लिए उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो उस तरह से परफ़ॉर्म भी कर रही है।
और इन एडिशन टू इट गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा जो रिसेंटली बजट भी आया, बहुत ज़्यादा स्टिमुलस पैकेजेस जो आरबीआई भी दे रहा है, वो तमाम चीज़ें आपको इसमें बेनिफिट कर रही हैं। इसलिए ज़्यादा लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। और अगर वो लोग जो इन्वेस्ट नहीं है, फिर बस यही देख रहे हैं कि भाई जब वक्त आएगा, मौका आएगा या फिर नेक्स्ट क्रैश आएगा तब इन्वेस्ट करूंगा, तो ये मतलब अपॉर्चुनिटी ऐसे बार बार मिस होते जाएगी। इसलिए मैं आपको तकरीबन कई दिनों से ही कह रहा हूँ कि मतलब जिसके पास डिमैट अकाउंट ना हो वो डिमैट अकाउंट बना लीजिए, और छोटे कम ही पैसे सही है लेकिन आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आप लाइक जैसे कि एग्जांपल मिसाल के तौर पे कहते हैं कि हम साहिल पे बैठ के तैरना नहीं सीख सकते, तो तब तक आप इस समुद्र में नहीं आएंगे, इसमें नहीं समझेंगे, तो आप को भी समझ में नहीं आएगा कि मार्केट है क्या, अगर सिर्फ बाहर बैठ के आप देखते रहेंगे तो। और ज़रूरी ये भी है कि जब आप आएँ तो उसका मतलब ये नहीं कि आप डूब ही जाएँ। आपको प्रॉपर्ली जिस तरीके से सही से एनालिसिस करना है, जो आपको पैरामीटर्स देखने हैं, जिसके बारे में मैंने इससे पहले भी कई बार वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफ़ाई करते हुए, क्योंकि रिस्क एक ऐसी चीज़ है इसको आप कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपको ज़्यादा टेक्निकल ना जाते हुए आपको बस लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो 2 किस्म के रिस्क होते हैं। एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क पे कभी भी आपको रिटर्न्स नहीं मिलते। आपको रिटर्न्स मिलेंगे सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क पे। मार्केट हमेशा सिस्टमैटिक रिस्क को ही फेवर करता है, सिस्टमैटिक रिस्क को ही रिवार्ड करता है, उसी को एप्रिशिएट करता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है कि आपके अपने डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो, आपकी अपनी कंपनी में प्रॉब्लम हो, आपने कोई जज्बाती फैसले लिए हों, आपने सही तरीके से इन्फॉर्म्ड डिसीजंस नहीं लिए हों, या आपके पास इन्फॉर्मेशन सही तरीके से अवेलेबल नहीं हो, किसी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली अवेलेबल ना हो, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अनसिस्टमैटिक रिस्क हैं। कभी भी आपको इस रिस्क के पीछे पैसा नहीं मिलेगा, रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे भाई मैं जैसे कहते हैं कि जहाँ मतलब जितना आपके पास रिस्क होगा उतना रिटर्न्स आएगा, तो वो आएगा सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क के पीछे। और मार्केट जो है वो सिस्टमैटिक रिस्क पे चलती है। हमने तमाम चीज़ें सही कर ली, सही डिसीजन लिया, सब कुछ ठीक था, फिर कोई दूसरा मसला आ गया जो कि अनफोर्सीन था और जो कि हमारे डिसीजन सही लेने के बावजूद भी था, तो वो सिस्टमैटिक रिस्क होता है। उसी के बेसिस पे हम इन्वेस्ट करते हैं। एक कंपनी जो आज ₹1 कमा रही है, हम ये इसके पीछे ₹10 इसलिए लगाते हैं, ये सोच कर के ये आगे चल के और ज़्यादा कमाएगा। तो ये जो आगे ज़्यादा कमाने की उम्मीद है, उसमें किस्म का रिस्क इन्वॉल्व्ड है। लेकिन सचमुच में वो कंपनी आपको कमा के देती है, ये इसका रिटर्न है। तो उस रिस्क के बेसिस आपको रिटर्न मिलता है। तो आप अनसिस्टमैटिक रिस्क को कंप्लीटली आपको अवॉइड करना है। सिस्टमैटिक रिस्क को आप कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते, उसको आपको करना है डाइवर्सिफाई। उसके लिए आपको देखना है कि भाई आपकी क्या एज है, आपका इनकम सोर्स क्या है, आपके पास कितना सेविंग्स है जिस जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कभी भी किसी के पास से कर्ज लेकर के या लोन लेकर के आने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितना अपना पैसा है, उसमें से आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो इन्वेस्ट किया जा सकता है उसको कैसे डाइवर्सिफाई करें, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में पोर्टफोलियोज अपना कैसा बनाएं। और ख़ास तौर पे अगर आपके पास पैसा है, तो सारा पैसा लगाने के बजाय कुछ पैसा रखें ऐसे टाइम के लिए जबकि और कोई अच्छा बड़ा डिप आता है, क्रैश आता है, तब उसको यूज़ करें। और ख़ास तौर पे ये भी बात कि आप लॉन्ग टर्म में लगा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में लगा रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन आपको 100% श्योर शॉट होना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी में लगा रहे हैं। ऐसा ही आप सुनी-सुनाई बातों पे या फिर ये वो वीडियोज़ देख कर के किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म में नहीं लगा सकते। शॉर्ट टर्म में आप लगा रहे हैं तो आप कौन से कंपनी के शेयर्स ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशन देते हैं, जहाँ पे आपको एग्ज़िट और एंट्री होने का बार-बार मौका मिलता है, वैसा आपको देखना पड़ेगा। तो तमाम चीज़ें आप सामने रखते हुए धीरे-धीरे स्टार्ट करेंगे, तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। और पहले ये कहा जाता था कि अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो वो ₹1 सेव्ड इज़ लाइक ₹1 अर्न्ड, यानी कि ₹1 सेव करना आपके लिए लाइक ₹1 अर्न करने के बराबर था। लेकिन अगर आज मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर आपके पास रुपये है, सेव किया हुआ है, बैंक में रखा हुआ है और आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं एक मायने में। यानी कि एक तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोड़ रहे हैं जो आपको अगर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते तो मिलता था। ठीक है, अगर आपको ये कहता है कि नहीं, मुझे इन्वेस्ट ही नहीं करना है, जितना पैसा मेरे पास बैंक में काफ़ी है। इसमें भी एक मसला ये है कि आप जिस तरीके से आपके पास बैंक में पैसा रखा हुआ है, वो सपोज़ अगर कोई इंटरेस्ट उस पे चार्ज हो रहा है, वो मिल रहा हो तो कितना आएगा? 4 से 5% आएगा मैक्सिमम। वो तो और अभी तो और कम हो गया है कोरोना में जो इंटरेस्ट रेट्स हुए उसकी वजह से। और आपको इन्फ्लेशन देखें तो चूँकि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, तो जब ज़्यादा पैसा आता है मार्केट में तो चीज़ें महँगी होना शुरू होती हैं, शेयर प्राइसेस महँगा होना शुरू होते हैं। अभी आपको इतने जो एक्सपेंसिव शेयर्स दिख रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में पैसा आ रहा है और
शेयर्स लिमिटेड हैं लेकिन खरीदने वाले ज़्यादा हो गए हैं, उसकी वजह से शेयर प्राइसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में एक्सपेक्टेशन बढ़ता जा रहा है। तो आपका जो पैसा बैंक में रखा हुआ है, वो सिर्फ 3 से 4% आपको रिटर्न ला के दे रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, और आपका इन्फ्लेशन है डेफिनेटली उससे ज़्यादा आपको बढ़ के जा रहा है। आपको पता है इन्फ्लेशन जो भी हमारे पास गैस के प्राइसेस हैं, पेट्रोल के प्राइसेस हैं और दूसरे तमाम प्राइसेस भी आप देख रहे होंगे, दूसरे कुकिंग ऑयल के भी और बहुत सारी दूसरी चीज़ों के भी। तो जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस तरीके से आपका इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें, तो आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है एक माने में। तो पैसे इन्वेस्ट करना आज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सही जगह इन्वेस्ट करना भी बिल्कुल ज़रूरी है। तो बस यही आप लोगों से शेयर करना था ये चीज़ें कि जनरली एक बात कही जाती है इन्वेस्टमेंट्स की फील्ड में कि स्टे इन्वेस्टेड, हमेशा इन्वेस्टेड रहना एक अच्छा डिसीजन होता है। बाहर बैठ के देखना, सिर्फ समझना कि भाई जब मौका आएगा तब इंटर होगा, तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा, तो ये बहुत ही अक्लमंद डिसीजन नहीं है। तो जो इन्वेस्ट करने के काबिल हैं, जो उसके पास भी पैसा है और जो इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट है, तो उनको चाहिए कि अभी स्टार्ट कर दें, ज़्यादा इसमें वक़्त ना लगाएँ, धीरे-धीरे सीखते-सीखते आ जाएगा। और आपको जो भी कुछ मसले हैं इसमें टेक्निकली या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में समझना हो, तो कोई भी चीज़ आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो वही बात मार्केट क्रैश की, तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दे सकता। ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये ईयर एंड पे कुछ डिप आ जाए या इसके आने वाले साल में कुछ आ जाए। बस ऐसे एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, उसमें भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन आप यू हैव टू एक्सेप्ट द मार्केट एज़ इट इज़। जैसे कि हम डेली लाइफ ऐसे गुज़ारते हैं, जो भी हमारे सामने ज़िंदगी में आता है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे चलते हैं। तो मार्केट के लिए भी आपको वैसे ही हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हुए आपको मार्केट में रहना पड़ता है। अगर आप बस बाहर बैठ के वेट ही करते रहेंगे, तो वेट ही करते रह जाएँगे। तो ये सही, जब आपको समझ में आ जाए वो सही वक़्त है। और क्रैश मिल जाए तो किस्मत की बात है कि भाई जब क्रैश मिल गया तो आ गए, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है, कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे आज पता चल जाए कि आज से 3 महीने के बाद मार्केट गिरने वाली है, तो उसका मतलब ये है कि मैं आज ही मार्केट से निकल जाऊँगा। तो 3 महीने का वेट नहीं करूँगा मैं। किसी को पता नहीं है कि 3 महीने के बाद मार्केट गिरने वाली है, इसलिए मैं आज इन्वेस्टेड। तो ये ऐसा ही होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझनी पड़ती हैं। आपके पास पहले हौसला होना चाहिए, आपके पास सही से चीज़ों को समझने के लिए मतलब थोड़ा वक़्त लगाना चाहिए। फिर आप तमाम ग्रीड से बचते हुए अ, हराम इनकम से बचते हुए और बहुत सारी चीज़ों से बचते हुए आपको इन्वेस्ट करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आपसे यही गुज़ारिश है कि जिस-किस को भी ये लग रहा हो कि भाई क्रैश आने पे ही इन्वेस्ट करेंगे या फिर अभी निकल जाऊँगा, जब क्रैश आएगा फिर इन्वेस्ट करूँगा। तो एक हद तक आप अपना कैश रिज़र्व सेफ रखें, जब मौका है तब इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन आप स्टे इन्वेस्टेड, इस पॉलिसी को फ़ॉलो करो, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। शुक्रिया।